जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और इस दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अभी जो वैक्सीन आई है, उस वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा संदेह है, आशंका है। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब जुड़े हैं नई दिल्ली से। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक मान्यवर कुमार काले सर जुड़े हुए हैं। इन दोनों मान्यवरों का मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं और सवालों का सिलसिला जो है वो मैं वामन मिश्राम जी से करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दूसरी लहर कोरोना की बढ़ रही है और जिसकी वजह से हाहाकार सारे देश भर में मचा हुआ है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वैक्सीनेशन केवल 8% हुआ है भारत में। जी। केवल 8% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन पर भारतीय लोगों का यकीन और विश्वास बहुत कम है। बहुत बड़े पैमाने पर अविश्वास है जी। और इस अविश्वास की वजह से ये संख्या का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, फिर भी लोगों का विश्वास नहीं बैठा। जी। इससे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनकी क्रेडिबिलिटी का भी पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है और क्रेडिबिलिटी कितनी है। यानी उनकी बातों पर भी भारतीय प्रजा विश्वास नहीं कर रही। आखिरकार मजबूर होकर उनको खुद टीका लगाना पड़ा जी। और वो टीका सारे देश भर में लाइव टेलीकास्ट करते दिखाया गया। सारे देश के लोगों को दिखाया गया। जी। इसके बावजूद भी लोगों का यकीन नहीं हुआ। इसके बावजूद भी नहीं हुआ और जी। फिर बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना की दूसरी लहर आई और बहुत तेजी से संख्या बढ़ने लगी। तो सारे परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनवरी से लेकर अभी आज की 26 तारीख अप्रैल की 60-70 करोड़ लोगों तक अभी तक ये हो जाना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि जी। इतने तेजी से इसको किया जाना चाहिए था। अगर इतने तेजी से किया गया होता और भारत सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी की सरकार ने चुनाव के तरफ जितना ध्यान दिया उतना ही ध्यान अगर वैक्सीनेशन करने की तरफ ध्यान दिया गया होता तो जो आज का संकट सुनामी आने तक के बढ़ गया है और ऐसे भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं कि 15 मई तक 5,500 से ज्यादा लोग डेली मरेंगे। ये बहुत भयंकर बात होगी। जी। तो ये सारा का सारा संकट जो है इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से नहीं हुआ। अगर वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो गया होता तो लोगों का बचाव होता, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट भी आ रहे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको अगर संक्रमण हुआ भी तो वो जानलेवा नहीं है। जी। मतलब उनको संक्रमण लग सकता है, संक्रमण हो सकता है और संक्रमण अभी 13 करोड़ लोगों को लगाया
तो उसमें 21,000 लोगों को दोबारा संक्रमण हुआ, मगर वो जानलेवा नहीं है। जी। और जिसको दोबारा टीका लगाया गया उनको 5,500, केवल 5,500 लोगों को ही 13 करोड़ में दोबारा संक्रमण लगा। दोबारा संक्रमण लगने के बावजूद भी वो जानलेवा नहीं है, यानी फिर वो जान लेने लायक नहीं होता है। जी। तो इसका मतलब है टीका लगाने की वजह से इस संकट को बचा जा सकता था, मगर भारत सरकार ने लोगों में यकीन और विश्वास पैदा करने का, टीके के बारे में यकीन और विश्वास पैदा करने का काम नहीं किया। जी। वो यकीन और विश्वास पैदा करने का काम कैसे हो सकता था? यदि टीके का जो कंटेंट है, टीका किस चीजों से बनाया गया है, कौन सी बातों से, कौन सी चीजों से बनाया गया है, वो कंटेंट उन्होंने घोषित नहीं किया। जी। और हमारे पास जानकारी है कि भारत सरकार ये जानकारी देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो कह रही है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। यदि भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है तो भारत सरकार को टीका लगवाने का अभियान शुरू नहीं करना चाहिए था। टीका लगवाने के पहले वो जानकारी लेनी चाहिए थी। फूड एंड ड्रग्स का जो एक्ट है, कानून है, उसके अनुसार भी कंटेंट जो है वो जाहिर करना अनिवार्य है, कानूनन है, बंधनकारक है। इसके बावजूद भी ये घोषित नहीं किया। इस वजह से लोगों के मन में अविश्वास और ज्यादा गहरा हो गया। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, सरकार के पास जानकारी है कि इस वजह से लोगों के अंदर अविश्वास फैला हुआ है और लोग स्वेच्छा से इसमें सामने नहीं आ रहे। जब टीका नहीं आया था तो लोग टीके की राह देख रहे थे। जी बिल्कुल। सारे देश और दुनिया में लोग टीके की राह देख रहे थे, मगर जब टीका आया तो इस बारे में सवाल उठाए गए कि इसका कंटेंट जो है वो घोषित करो, ताकि लोगों का यकीन हो जाए। अगर भारत सरकार ने ऐसा किया होता तो लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर यकीन और विश्वास होता और बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण होता, वैक्सीनेशन होता। जी। और बहुत बड़े पैमाने पर अगर वैक्सीनेशन होता तो आज जो सुनामी के दिशा में देश आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि पहली लहर आई थी, उसने भी ये साबित किया था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से, मेडिकल सुविधाओं की प्राइवेटाइजेशन की वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर कर दिया भारत सरकार ने। जी। और परिणामतः इसके लिए मुकाबला करने के लिए जो हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इसके लिए दूसरी लहर आने के पहले इनको समय मिला था, बहुत लंबा समय मिला था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करना चाहिए था। बिल्कुल करने का काम नहीं किया। जो टेम्पररी किया गया था वो भी डिसमेंटल कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना को भी परास्त कर दिया है। हाँ जी। ऐसा भी रिजोल्यूशन पास कर दिया और अपनी ही पीठ थपथपाने का काम किया। और अब
भारत सरकार और मीडिया के द्वारा वो ये प्रचार कर रहे हैं कि लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, इस वजह से ऐसा हुआ, लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी गई। मैं मानता हूं कि इसके लिए सोल जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी और भारत सरकार है। मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं, इसके लिए वो जिम्मेदार है। अगर वो इसके लिए कंटेंट जाहिर करते तो लोगों में अभी भी समय है, अभी भी कंटेंट जाहिर करे। जी, जैसा आपने बताया कि ये कानूनन मुद्दा है, कानूनन उनको वो सारी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी वो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कंटेंट जाहिर नहीं किया, तो क्या बामसेफ या बहुजन क्रांति मोर्चा इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कुछ लीगल एक्शन लेने का आपका कुछ प्लान है, विचार है ऐसा? हाँ, हम लोग फिर इस पर विचार कर सकते हैं कि हम इस सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जाएंगे। जी जी सर, जैसे और न्याय के लिए जाने के पीछे हमारा मकसद होगा कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को आदेश दे कि इसका कंटेंट जाहिर करे, और कानून के अनुसार हम कह रहे हैं, फूड एंड ड्रग का जो कानून है उसके अनुसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे आर्टिकल 21 जो राइट टू लीव के मौलिक अधिकार के साथ जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, तो उस राइट टू लीव में हेल्थ भी शामिल है, चिकित्सा का भी मौलिक अधिकार जो है उसमें शामिल किया गया है। और कोरोना के पीरियड में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो वायोलेशन किए जा रहे हैं, तरह तरह के वायोलेशन थे, उसमें जो राइट टू लीव जो है वो एक फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट इतना इस मामले को लेकर सेंसिटिव होना चाहिए, मगर इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई डायरेक्शन लगाने का या उसको इन मामलों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई डायरेक्टिव देने वाली बात सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दीपक मिश्रा के समय में सरकार के इशारे पर फैसले हो रहे हैं और डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस ने कहा था। हाँ सर जी। उसमें से एक जज रंजन गोगोई बाद में चीफ जस्टिस बने। हाँ सर जी। और रंजन गोगोई के द्वारा भी बहुत सारे गलत सलत फैसले दिए हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का, मीडिया का भी कहना था। जी। ऐसा कहा गया। बहुत सारे मामलों में उसके बाद में बोबड़े जी आए हैं। जी। बोबड़े जी का बैकग्राउंड ये है कि बोबड़े जी के दादा आरएसएस के द्वारा जो लीगल विंग ऑल इंडिया का बनाया गया था, तो उनके दादा ऑल इंडिया के हेड थे। जी। तो बोबड़े जी उसके पोता है, और ये पोता जो है चीफ जस्टिस हो गए। जी। और उनके द्वारा कुछ फैसले जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सुओ मोटो नोटिस लेने का काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो मजदूरों का पलायन हो रहा था उस दौरान भी निष्क्रियता देखी गई, बोबड़े जी के द्वारा ही निष्क्रियता देखी गई। बल्कि तो उन्होंने उस मामले में सरकार को क्लीन चिट भी दे दी कि ऐसा कोई क्लीन चिट भी दे दी गई थी, जो बहुत ज्यादा गलत बात थी। और अभी रिटायर्ड होने के एक दिन पहले दोबारा सरकार को बचाने का काम करने का काम किया है, ऐसा लोगों का आरोप है। जी। 23 तारीख को रिटायर्ड हो गए और 22 तारीख को उन्होंने इमरजेंसी सुओ मोटो हियरिंग की और लंबी तारीख दे करके सरकार को अपना प्लान बताने के लिए कहा। अरे देश में 27 तारीख यानी कल। कल उसके उन्होंने किया, यानी 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तो कम से कम 1 हफ्ते का समय हो गया ना। हाँ सर जी। 5 दिन का। जब देश में हालात इतने ज्यादा खराब है, ऐसे परिस्थिति में 1 हफ्ते का समय दे दिया जाना
ये कितना ज्यादा गलत बात थी सर। और ऐसा किया गया सर ये सारे लोगों के सामने है जी। और इस वजह से लोग जो है इसके बारे में ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और हाई कोर्ट अपने अपने राज्य में परिस्थितियों को टैकल करने का काम कर रहे थे तो उनको रोकने का काम हुआ जी। बोबड़े जी के द्वारा उनको रोकने का काम हुआ, जबकि बोबड़े जी के ही समय में बोबड़े जी ने खुद ऐसे कहा है कि लोगों को हाई कोर्ट में जाने के बजाय वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। जी। यानी बोबड़े जी खुद कह रहे हाथरस के कांड के लोगों को हाई कोर्ट में जाने के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा उनका कहना था जी। और जब लोग हाई कोर्टों में गए तो हाई कोर्ट के निर्णयों की वजह से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, ऐसा कहकर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। चलो अच्छी बात है, अगर मान लो अपने हाथ में ले भी लिए तो ले लिए तो अच्छा काम करने के लिए होना चाहिए था ना जी। कोई अच्छा ऑर्डर देने के लिए होना चाहिए था और उसमें केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा साधन संसाधन है और केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री है उसका ध्यान सारा चुनाव पर केंद्रित है और देश में संकट बढ़ रहा है उसके बारे में बोबड़े जी ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी कुछ नहीं किया। सर उसी को लेकर सर मेरा एक सवाल है सर। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूं। मुझे तो हैरानी होती है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लगाई आर्टिकल 32 के आधार पर और फंडामेंटल राइट का बचाव करने के लिए। अभी तो राइट टू लीव में जान ही खतरे में पड़ी हुई है। एक से ज्यादा कई जगह लोग जो है अव्यवस्था की वजह से और प्रशासन के पंगु होने की वजह से और प्रशासन का जो हेड है प्रधानमंत्री वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं उनका जी। और केवल भाषणबाजी चल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा केवल भाषणबाजी चल रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा केवल भाषणबाजी चल रही है। जो इनिशिएटिव लेकर कार्य करना चाहिए वो कार्य दिख नहीं रहा है जो दिखाई देना चाहिए। आपत्ति का कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो ऐसा दिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ये सारे मुद्दे पर अगर अपने नियंत्रण में ले रहे हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव भी प्रधानमंत्री को लेना चाहिए हर बात के लिए। केवल मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर उनके सामने भाषण कर देना हो गया जिम्मेदारी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ये सिद्ध करती है कि परिस्थितियां राइट टू लीव को ध्यान में रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होना चाहिए था वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरी ये मांग है कि जो चीफ जस्टिस बने हैं रमन्ना जी, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो परिस्थितियों को अपने हाथ में ले और जो भी गलतियां हो रही है उसको सुधारने का उनके पास बहुत सारा पावर है, वो इसके लिए इनिशिएटिव ले। मैं उनको अनुरोध करता हूं भारत के नागरिकों की तरफ से, अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करता है तो सारे देश की प्रशासन में हलचल निर्माण हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर परिस्थितियां काबू में आ सकती है और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये किया जाना चाहिए जी। इस मुद्दे पर। कालेस्टर आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरा एक सवाल ये था कि इस सेकंड वेव के दौरान भी 5 राज्यों के चुनाव में बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कोविड प्रोटोकॉल की पूरी जो प्रोटोकॉल दिए गए थे उसमें किसी भी तरीके से कोई पालन नहीं किया गया। हजारों लाखों की रैलियां होती रही और इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में बहुत ज्यादा गंभीरता से काम लेने की जरूरत थी, मगर
इलेक्शन कमीशन ने भी इन मामलों में कोई ढिलाई बरतने का काम किया और कोविड को फैलाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी क्या भूमिका रही हो? इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादा गलत काम किया, बल्कि अभी जो इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हो गए हैं अरोड़ा जी, ये तो इन्होंने तो इतना ज्यादा मतलब नुकसान किया कि इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनॉमस स्टेटस है, उन्होंने भारत सरकार का एक विभाग के तौर पर काम किया। भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन, और भारत सरकार के विभाग के तौर पर काम किया, ऐसा लगता है उनका सारा व्यवहार। और इसी वजह से चर्चा भी चल रही कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा। गोवा के गवर्नर के तौर पर गोवा के गवर्नर के तौर पर गोवा के गवर्नर के तौर पर चर्चा चल रही है। दूसरी और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर जितने भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जितने जज है, उनको रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर के सारे कमिश्नर, 2-3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर, इनको किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कानूनन इस पर पाबंदी चाहिए। इससे पहले सर ऐसा नहीं होता था, बीजेपी के पीरियड से ये बातें ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर मान लो कि अगर ऐसा बीजेपी के पीरियड में दिखाई दे रहा है ज्यादा, और कांग्रेस के समय में नहीं हो रहा था, ये कहना गलत बात है। कांग्रेस ने ही 2 लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो भारी नुकसान किया, उसी की देखा देखी बीजेपी भी कर रही है। सर जो अरोड़ा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार का केस है। जी, 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का केस है, ऐसा चर्चा चल रही है। और अगर ऐसा था तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया गया? क्या इसलिए बनाया गया था कि ये भ्रष्टाचारी आदमी हैं, तो इनको हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर अपोजिशन पार्टी ने इस बात को क्यों मान्यता दी? कांग्रेस ने इस बात को मान्यता क्यों दी? जी, कांग्रेस ने भी इस बात को मान्यता दी, और बाद में जो है बूम ठोकते रहते हैं, ये गलत कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे पहले तो आपको खबरदारी लेना चाहिए। जब अपॉइंटमेंट करने का समय आता है, उस समय तो आपने जो करना चाहिए था नहीं किया। ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, रोकना चाहिए था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ऐसा किया नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। केवल बीजेपी को ही दोष देना कि केवल बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले भी कांग्रेस के तरफ से भी बहुत सारी बातें गलत होती रही है। जी बिल्कुल जी। कल सर वैक्सीन को लेकर एक हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार ने उनके एम्प्लॉइज के लिए जो है कंपलसरी किया है, लेकिन आम जनता के इच्छा पर वो छोड़ दिया है। उसको लेकर एक हम चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में कुछ 1-2 सवाल हमने निकाले थे। सर, जब सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, ये लेना कोई बंधन कारक नहीं है, इसके लिए किसी के ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती, इसके बावजूद भी खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक तरह से दबाव डालकर उनको वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और साधारण जनता को भी तरह तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको गवर्नमेंट की स्कीमों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस तरीके से भी एक गलत प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। इसके बारे में सर आपका क्या है? ये संविधान का उल्लंघन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जब भारत सरकार ने ऐसा कोई शासनादेश नहीं निकाला, जी, जानकारी भी आरटीआई के तहत उपलब्ध हुई है कि ये स्वैच्छिक है। अगर प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये शासनादेश का उल्लंघन है। अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते, मगर सरकार इनडायरेक्टली अधिकारी को ऐसा कह रही होगी।
और informal अधिकारी तरीके से। सरकार के कहने पर ऐसा कर रहे होंगे, केवल जी अपने लेवल पर तो ऐसा नहीं कर सकते, सरकार के इशारे पर ही कर रहे होंगे। जी यानी एक साथ सरकार दो बातें कर रही है, इसको स्वैच्छिक भी घोषित कर रही है और कर्मचारियों को कंपलसरी भी कर रही है, और कंपलसरी जो है वो दबाव डाल के कर रही है, जी और जी। इसके लिए किसी प्रकार का शासनादेश नहीं है, ना वो दिखा रहे हैं, कर्मचारियों को भी दिखाने का काम नहीं कर रहे। दूसरी एक बात ये है कि सरकार के तरफ से जो भोपू मीडिया है जी उनके द्वारा ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां मीडिया के द्वारा पैदा की जा रही है, जिससे इनडायरेक्ट वे में जनता को भी कंपलसरी करने का काम किया जा रहा है। जी यानी जी। पहले कहने का कि कंपलसरी नहीं है, मगर जी हालात कंपेल करने के पैदा कर देने का। जो सरकारी स्कीम वाला मुद्दा है वो कंपेल करने वाला ही मुद्दा है, जी और मीडिया से माहौल तैयार करने का, डर पैदा करने का, वो एक प्रकार से ये जो डर पैदा करने का काम है, ये भी इंडियन पीनल कोड के तहत गलत है। डर पैदा करना अपराध है, और डर के आधार पर अगर कोई काम करवाया जाता है तो ये तो इलीगल कहा जाना चाहिए, इसको लीगल नहीं कहा जा सकता। तो ये सरकार का रवैया जो है ये आम जनता के प्रति ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। जी जी, एक आखिरी सवाल सर, एक एक हाँ सर, काले सर। मीडिया को लेकर भी सर एक सवाल जो है कि बार बार जी। मीडिया के द्वारा कोरोना की सेकंड वेव को लेकर जो भय और डर लोगों के अंदर पैदा किया जा रहा है, उस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है बीमारी से कम और डर से ज्यादा परेशान है, और कुछ जगह तो ऐसा अनुभव है कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद में भी वो डर की वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से ज्यादा डेथ हो रही है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग अखबारों में भी आई है कि इस कोरोना की वजह से एक साइकेट्रिक प्रेशर जो है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा है, और उस मेंटल प्रेशर से भी लोग गुजर रहे हैं। उसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा है। हाँ, मीडिया ऐसा कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मीडिया जो है वो पूरे जिम्मेदारी से काम करने के बजाय वो एक वातावरण निर्माण करने का भी काम कर रहा है, और वो जी। वातावरण ऐसा निर्माण कर रहा है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए, और डर पैदा होने के बाद लोग जो है वो टीका लेने के लिए राजी हो जाए। तो ये तो सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। यानी सरकार का जी। समर्थन करने वाला जो मीडिया है, भोपू मीडिया है, वही कर रहा है ये काम। तो निश्चित रूप से उसके बिहाइंड, उसके पीछे सरकार का इशारा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। जब चुनाव चल रहे थे, जब कुंभ मेला चल रहा था, उस समय मीडिया के द्वारा कोरोना की सारी खबरें गायब थी, और जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गए, कुंभ का भी कार्यक्रम जो है हम लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो उसके बाद मीडिया के द्वारा फ्रंट लाइन पर कोरोना की खबरें लेकर उसका ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। इसको आप कैसे देखते? उसको यही मैं कहना चाहता हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये एक तरफ स्वैच्छिक घोषित करने का, मगर हालात कंपल्शन के पैदा करने का। जी मीडिया के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से डर पैदा किया जा रहा है वो कंपल्शन के हालात पैदा करने का है, और एक प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि सरकार वैक्सीनेशन का टीके के अंदर जो कंटेंट है वो अगर घोषित करते तो लोगों का यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, और लोग लंबे लंबे लाइन लगाकर टीका लेंगे। जी बिल्कुल। इससे बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्रधानमंत्री ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्रकारों ने पूछा कि आप टीका क्यों नहीं ले रहे, कहा कि मैं नहीं लूंगा। तो फिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे पैदा होगा? जी लोगों के अंदर तो टीका विश्वास पैदा नहीं होगा। यानी कितना अविश्वास पैदा हुआ है कुमार, कि जब प्रधानमंत्री ने टीका लिया और टीवी पर दिखाया, तो मैंने कुछ लोगों को यूपी में चर्चा किया
तो लोग ऐसा कह रहे थे कि वो हो सकता है विटामिन का इंजेक्शन ले रहे हो प्रधानमंत्री, जी इतना विश्वास है, ग्लूकोज का इंजेक्शन ले लेते रहे हो। होंगे। हाँ जी ये बिल्कुल ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी रही। हाँ, मतलब लोग जो है कि मतलब यकीन कैसे किया जाए, मोदी जी के ऊपर किसी बात पर लोग भरोसा करने के लिए हाँ तैयार नहीं है। जी 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 वो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी है, इतने बड़े पैमाने पर है कि लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो ये थे वामन मेश्राम जी, जिनके साथ हमने खास तौर पर वैक्सीन को लेकर चर्चा की है। अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी लेते हैं तो उसके पीछे भी उस बिस्किट के पैकेट पर भी कंटेंट लिखा होता है कि इस बिस्किट में क्या कुछ हमने कंटेंट मिलाया है। तो ये एक कानून है, कानूनन ये जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। ये कोरोना का जो वैक्सीन बनाई गई है, उस वैक्सीन में कौन से कंटेंट है, कौन से केमिकल्स है, जिसको लेकर ये वैक्सीन बनाई गई है, भारत सरकार ये डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से ये लीगल मुद्दा भी बनता है और इसी की वजह से लोगों का, आम जो जनता है, उनका इस वैक्सीनेशन पर, भारत सरकार पर विश्वास नहीं है। तो ये चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली चर्चा हम और भी करेंगे। हो सकता है कि वामन मेश्राम जी हो या अन्य कोई हमारे मेहमान हो जिनको हम बुलाएंगे। जिस प्रकार से अभी प्रवासी मजदूर है, उनका पलायन फिर एक बार अलग अलग शहरों से हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है जो पिछले साल भी रहा है, उसको लेकर भी हम बातें करते रहेंगे। और इन्हीं सारी चर्चा को देखने के लिए MNTV के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MNTV के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, आप कितना विश्वास रखते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।